तो अपनी एक मेगा लाइव स्ट्रीम के अंदर मैंने डैन के 100 चैप्टर्स को पढ़ लिया था मित्रों। और फिलहाल मैं चैप्टर 150 के आसपास हूँ। इसका मतलब समझे दया, मुझे डैन यूनिवर्स की तगड़ी नॉलेज हो गई है और आज की वीडियो में मैं डैन यूनिवर्स का ही ज्ञान पेलने वाला हूँ। क्या बात है सर। वैसे क्या आपको पता है कि डैन एनिमे की पहली एपिसोड ऑलरेडी आ चुकी है, तो ये डैन को कवर करने का सही वक्त हो गया ना। अब आप ये मत सोचना कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एपिसोड की कहानी बताने वाला हूँ। ना, अपन यहाँ डैन के अंदर दिखने वाले सारे स्पिरिट्स के ऊपर बातें करने वाले हैं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। So now with that said, let's roll the intro। एक मिनट, ये हॉन्टिंग ट्यूब वाला हो गया। तो सबसे पहले हम जिस स्पिरिट की बात करने वाले हैं उसका नाम है टर्बो ग्रैनी। तो जिन बालक और बालिकाओं ने डैन के पहले एपिसोड को देख लिया है उनकी मुलाकात टर्बो ग्रैनी से हो ही गई होगी। इनफैक्ट पूरे टर्बो ग्रैनी आर्क में यही रही है एंटेगनिस्ट। और उसके बाद टर्बो ग्रैनी एक सपोर्टिंग कैरेक्टर बन जाती है। टर्बो ग्रैनी एक जानी मानी योकाई है जो पहले शोनो सिटी के टनल में रहती थी, लेकिन तब उसका सामना मोमो अयासे और ओकारुन से हुआ। अब इस लड़ाई में क्या हुआ और कैसे हुआ ये मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है। वैसे स्टार्टर पैक वीडियो के अंदर काफी कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लेना। बट द पॉइंट इज कि टर्बो ग्रैनी की जो पावर है वो ओकारुन के अंदर सील हो गई है और टर्बो ग्रैनी की कॉन्शियसनेस एक स्टफ्ड डॉल के अंदर ट्रैप हो गई है। यहाँ टर्बो ग्रैनी मोमो के साथ एक डील करती है जहां पे वो ओकारुन के गोल्डन बॉल्स को ढूंढने में मदद करेगी और बदले में टर्बो ग्रैनी को उसकी पावर वापस दे दी जाएगी। अब ये मत पूछना कि गोल्डन बॉल्स क्या है, वही है और ओकारुन के वो गायब हो गए गोटे। और कैसे गायब हो गए ये भी मत पूछना क्योंकि पहले तो मेन ही चीज गायब हो गया था, अब एटलीस्ट मेन चीज वापस आया और गोटे गायब हैं। बहुत वियर्ड एनीमे है। नाउ पावर्स की बात की जाए तो टर्बो ग्रैनी 100 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से भाग सकती है। इसके अलावा एक स्पिरिट के रूप में टर्बो ग्रैनी के पास ये पावर है कि वो या तो एक फिजिकल बॉडी अज्यूम करने के लिए मटेरियलाइज कर सकती है या फिर एक स्पिरिचुअल बॉडी लेने के लिए डीमटेरियलाइज हो सकती है। समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। जब वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी में होती है तो टर्बो ग्रैनी इंटेंजिबल हो जाती है, यानी उसे कोई छू नहीं सकता और इसीलिए किसी भी तरह का फिजिकल अटैक उस पर असर नहीं करेगा। इनफैक्ट वो जिससे भी सामना करती है उसे पजेस कर सकती है। अब टर्बो ग्रैनी इंसानों पे एक कर्स डाल देती है जिससे वो इंसान योकाई द्वारा पजेस हो जाएगा, मतलब टर्बो ग्रैनी द्वारा। और उसके बाद टर्बो ग्रैनी उसके अंदर आके एकदम बर्सर्क हो जाएगी और अपने आसपास जो भी होगा इंसान उसे खत्म कर देगी। ये कर्स यूजुअली तब लगता है जब टर्बो ग्रैनी का विक्टिम उससे डर के भागता है और टर्बो ग्रैनी इसे रेस की तरह ले लेती है एंड ऑफ कोर्स वो तेज दौड़ के रेस जीत लेती है। देन टर्बो ग्रैनी अपने विक्टिम के उस पे कब्जा कर लेती है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। टर्बो ग्रैनी पजेस्ड इंसान को एक गो बिटवीन वेसल के तौर पे भी यूज कर सकती है जिससे वो अपनी मेन बॉडी से जो एक पॉकेट डिमेंशन में होती है उससे दूसरों से रिमोटली कम्युनिकेट कर सके। इस डिमेंशन में टाइम सिर्फ योकाई और उस इंसान के लिए आगे बढ़ता है जिससे टर्बो ग्रैनी बात करना चाहती है। अब ये कर्स इन्फेक्शियस भी है क्योंकि जो इंसान टर्बो ग्रैनी से पजेस्ड है वो उस पे नजर डालने वाले लोगों को भी हार्म पहुंचा सकती है, जैसे हार्ट अटैक देना, स्ट्रोक दे देना या फिर सिंपल नोज ब्लीड देना। इस कर्स को तोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। पहला तरीका यह है कि विक्टिम अपने उसको टर्बो ग्रैनी से वापस हासिल कर ले या फिर टर्बो ग्रैनी को एक्सोसाइज ही कर दिया जाए। मांगा के अंदर ओकारुन और मोमो मिलकर टर्बो ग्रैनी को हरा देते हैं, लेकिन आरआईपी होने से पहले वो ओकारुन के कोर में चली जाती है। देन मोमो की दादी टर्बो ग्रैनी की सोल ओकारुन के बॉडी से गुड लक कैट डॉल में ट्रांसफर करती है, लेकिन इस प्रोसेस में टर्बो ग्रैनी की सिर्फ कॉन्शियसनेस उस डॉल के अंदर ट्रांसफर हुई है, मतलब पावर्स ट्रांसफर नहीं हुई। और इसका मतलब समझे दया, अब ओकारुन टर्बो ग्रैनी की पावर्स को आराम से इस्तेमाल कर सकता है। अब टर्बो ग्रैनी की एक खास बात है कि उसके पास हर एक स्पिरिट की इंफॉर्मेशन तो है और इसी इंफॉर्मेशन के साथ वो ओकारुन और मोमो की मदद कर रही है ताकि ओकारुन को अपने गोल्डन बॉल्स मिल सके। वैसे डॉल के अंदर जाने के बाद टर्बो ग्रैनी के पास लक वाली भी एक पावर आ गई है मित्रों, मतलब किसी पे लक की बारिश
कर दी जाए जिससे उस पे आने वाले खतरों से थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिले। वैसे क्या मैंने आपको बताया कि टर्बो ग्रैनी दूसरे स्पिरिट के साथ फ्यूज भी कर सकती है? जी हाँ, स्टार्टिंग में ही हम देख पाए कि वो शोनो सिटी के एक अर्थ बाउंड स्पिरिट क्रैब से फ्यूज कर गई थी। एंड दिस विल बी आवर सेगवे टू एक्सप्लेन अर्थ बाउंड स्पिरिट क्रैब। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो स्पिरिट क्रैब एक अर्थ बाउंड स्पिरिट है जो कि शोनो सिटी के उस टनल से जुड़ा हुआ था। अर्थ बाउंड स्पिरिट बोले तो एक ऐसे स्पिरिट जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ही कन्फाइंड होती है और अपने एरिया के अंदर वो स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। ये अर्थ बाउंड स्पिरिट तब बनी जब शोनो सिटी के अंदर उस टनल में कई लड़कियों की हत्या की गई थी। कुछ वक्त पहले टर्बो ग्रैनी इस अर्थ बाउंड स्पिरिट को सांत्वना देने के लिए, तसल्ली देने के लिए गई थी। बट क्योंकि ये स्पिरिट उन लड़कियों से बनी थी जो कि बहुत बुरी तरह इस टनल के अंदर मारी गई थी, तो ये टर्बो ग्रैनी और अर्थ बाउंड स्पिरिट आपस में काइंड ऑफ फ्यूज हो गए। अब स्पिरिट का फॉर्म जो है वो एक बड़े से क्रैब जैसा है और इसीलिए इसका नाम है अर्थ बाउंड स्पिरिट क्रैब। मूविंग ऑन, अगले स्पिरिट जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका नाम है एक्रोबैटिक सिल्की। तो जब एक्रोबैटिक सिल्की जिंदा थी, यानी कि एक ह्यूमन थी, तो वो कर्जों के अंदर डूबी हुई थी। अपने कर्जों को चुकाने के लिए उसे 2 जॉब्स करना पड़ता था, जिसमें से एक जॉब प्रोस्टिट्यूट वाला था। साथ ही वो अपनी एक इकलौती बेटी की देखभाल भी करती थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी। तो एक दिन वो सोचती है कि वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपनी बेटी के लिए एक नई ड्रेस खरीदने में लगा दे। वो ऐसा करती भी है, लेकिन इस पॉइंट पे जिन लोगों पे उसका उधार था वो लोग उसके घर पे आ गए, उसे काफी मारे पीटे, खून से लथपथ कर दिए और अंततः उसकी बेटी को किडनैप भी कर लिए। वैसे में एक माँ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए सड़कों पे दौड़ गई और अंततः वो सारा होप खो चुकी थी और इसीलिए वो बिल्डिंग से कूद के खुद को खत्म कर ली। इसी के बाद वो बन गई एक योकाई जिसका नाम पड़ा एक्रोबैटिक सिल्की। और योकाई बनने के बाद उसे अपनी पहली लाइफ वाली बातें याद नहीं थी ठीक से, बस उसे ये फील होता था कि उसने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खो दिया है। तो एक बार जब वो सड़कों पे थी तो आयरा नाम की एक छोटी सी लड़की उसके पास आती है। ऐसे में एक्रोबैटिक सिल्की को लगने लगा कि अपनी पिछली लाइफ के अंदर वो आयरा की ही माँ थी और इसके बाद से 10 साल तक एक्रोबैटिक सिल्की आयरा का पीछा की, तब तक जब तक वो उससे एक बार मिल नहीं पाई। देन आगे क्या हुआ ये तो मैं आपको मांगा एक्सप्लेनेशन के अंदर बताऊंगा, क्योंकि भैया यहाँ काफी तगड़ी वाली फाइट हुई थी। अब पावर्स की बात की जाए तो एक्रोबैटिक सिल्की के पास गजब लेवल की एजिलिटी है। नाम में ही एक्रोबैटिक है तो एक्रोबैटिक तो होगी ना। देन सिल्की की रिफ्लेक्सेस इतनी तगड़ी है कि वो ओकारुन के 100 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड, यानी टर्बो ग्रैनी वाली स्पीड को भी डॉज कर गई थी। मतलब स्पीड मेंटेन कर रही थी, अटैक से बच जा रही थी। मतलब रिफ्लेक्सेस तगड़े हैं। देन इनहैंस्ड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, ये सब तो सबके पास होता ही है, लेकिन सिल्की के बाल बड़े सिल्की हैं जिसको वो कंट्रोल कर पाती है। अपने बाल की मदद से वो पिलर्स वगैरह को ग्रैब करके मुश्किल रास्तों से निकल जाती है मित्रों। देन वो अपने टारगेट्स को जकड़ सकती है, बांध सकती है, उठा के इधर उधर पटक सकती है। वैसे मांगा में एक्रोबैटिक सिल्की की पावर अब आयरा इस्तेमाल कर रही है। और क्या मैंने आपको बताया कि आयरा का ओकारुन पे क्रश है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज के स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि कोई नहीं है। जी हां, आई हैव नो स्पॉन्सर, इसीलिए तुम लोग से कहता हूं कि भैया सपोर्ट दिखाओ थोड़ी वीडियो पे। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हां, डैन के यूनिवर्स में सिर्फ स्पिरिट्स ही नहीं, एलियंस भी हैं और उन पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। चाहिए वो वीडियो तो इस वीडियो पे 15K लाइक्स और 1K कमेंट्स पूरे कर देना। वैसे एक टियर लिस्ट बनाने का भी प्लान है। एलियंस वाली वीडियो के बाद हम सारे क्रीचर्स को कंपेयर करेंगे, उनको पावर बेसिस पे टियर लिस्ट में डालेंगे। तो चाहिए ना ये सब मस्त माल? चाहिए तो पता है क्या करना है, 15K लाइक्स, 1K कमेंट्स। मस्त प्लान है। मूविंग ऑन, अगला स्पिरिट है इविल आई एंड दिस वन इज रियली पावरफुल। जब इविल आई जिंदा था तो वो एक छोटा लड़का था और उसे कीटो फैमिली ने सूचिनोको के लिए बलि के रूप में चुना था। बेसिकली इनके गांव में एक वोल्केनो था और फैमिली का मानना था कि अगर वोल्केनो को कोई बलि नहीं दी गई तो वो इरप्ट होगा। खैर अपने कैद के दौरान इस बच्चे का शरीर कमजोर था और ये बच्चा भूख से तड़प रहा था। एक दिन वो अपने पिंजरे से बाहर देखता है और वहां वो कई बच्चों को खेलता हुआ पाता है। और ऐसे में इस बच्चे की अपनी मौत तक यही तमन्ना थी कि काश वो भी ऐसे बच्चों के साथ खेल पाता। तो कई सालों बाद जब बलि दी गई तो यही बच्चा स्पिरिट के रूप में उसी जगह पे वापस आया। कहां वापस आया? ठीक उसी जगह पे जहां पे उसे
कैद किया गया था और अब इस जगह को कीटो फैमिली द्वारा एक बलि देने वाला घर बना दिया गया था काइंड ऑफ। अब मांगा में आगे जीजी नाम का एक कैरेक्टर अपनी खुद की बॉडी पे कंट्रोल देता है इस इविल आई को, और इस पॉइंट पे इविल आई का जीजी के साथ एक तगड़ा कनेक्शन बनता है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाला। और अब इविल आई डिसाइड करता है कि वो सारे ह्यूमंस को ही मार देगा। यहां ओकारुन, मोमो, आयरा और मोमो की दादी उसे समहाउ रोकते हैं एंड देन ओकारुन टर्बो ग्रैनी की मदद से एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इविल आई ओकारुन से ही फाइट करेगा और दूसरे ह्यूमंस को हार्म नहीं करेगा। वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले जो अपनी टर्बो ग्रैनी है वो ओकारुन को कुछ म्यूजिकल घोस्ट के पास ट्रेनिंग के लिए भेजी थी। क्यों ट्रेनिंग? क्योंकि भैया इविल आई की जो स्पीड थी उसको ओकारुन मैच नहीं कर पा रहा था और ये टेक्निक की प्रॉब्लम थी। टेक्निक बोले तो ओकारुन का एक ऐसा माइंडसेट था, एक ऐसा स्टाइल था फाइट करने का जिससे वो अपना स्पीड बहुत ही तगड़े ढंग से नहीं यूज कर पाता था। लेकिन इन म्यूजिकल लोगों के साथ फाइट करके ओकारुन फाइनली अपने ट्रू स्पीड को टैप कर पाता है जो कि अब इविल आई से मैच करती है। अब मांगा में आगे इविल आई कहीं ना कहीं ओकारुन का फ्रेंड बन जाता है और उसकी मदद भी करता है। अब पावर्स की बात की जाए तो इविल आई के पास एक बहुत ही खास पावर है और वो ये कि इविल आई किसी भी ह्यूमन के अंदर एक ऐसी भावना उत्पन्न कर सकता है कि उस ह्यूमन को लगेगा कि मैं खुद को खत्म कर लूं। इसके अलावा इविल आई फास्ट है, फिजिकल पावर उसकी अच्छी है ही, साथ ही उसके पास मेमोरी शेयरिंग भी है। बाय द वे जीजी जिसके अंदर ये इविल आई है वो मोमो का पहले क्रश हुआ करता था। वैसे मोमो फिलहाल ओकारुन पे फिदा है। अब जब इविल आई को डिस्कस करते हुए म्यूजिकल रूम पोर्ट्रेट्स की बात हो ही गई है तो चलो उसको भी लपेट लेते हैं। तो इनके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये म्यूजिक रूम के पोर्ट्रेट्स के योकाई हैं और ये 2 AM के बाद एक्टिवेट होते हैं अगर उस रूम में किसी ने पियानो बजाया। अब क्योंकि भैया इनका पोर्ट्रेट म्यूजिक रूम में लिटरली लगा है तो ये लोग एकदम परफेक्ट म्यूजिशियन होंगे ही ना। और जो 2 AM के बाद पियानो बजाएगा उसको भी ये लोग ग्रेट म्यूजिशियन बनाना चाहेंगे। ऑफ कोर्स चाहेंगे ही, बट हर कोई ग्रेट म्यूजिशियन नहीं बन सकता और इस बात का फियर ह्यूमन के अंदर होगा और इसी फियर पे ये जो योकाई है वो फीड करते हैं। मतलब इसी फियर से उनको पावर मिलती है। ऐसा अक्सर हम हॉरर मूवी में देखते हैं कि उस भूत को फियर से पावर मिलती है। अब पावर की बात की जाए तो इन म्यूजिक पोर्ट्रेट योकाई के पास यही पावर है कि ये म्यूजिक नोट्स को एज बॉम्ब यूज करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज में भी ऐसा एक सीन था ना, इस नए वाले में, मल्टीवर्स वाले में कुछ। तो देन बाकी के जो उनके कुछ सिंबल्स हैं उनसे वो अपने ओपोनेंट को इमूवेबल भी बना सकते हैं। यहाँ टोटल 6 म्यूजिशियंस है तो इनके नोट्स एंड सिंबल से बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है अनटिल आपकी स्पीड एक पर्टिकुलर वे में हो, पर्टिकुलर रिदम पे हो। मतलब उनकी रिदम को एक दूसरे रिदम से काउंटर किया जा सकता है और यही सीखने तो ओकारुन इनसे लड़ने आया था। तो हाँ, इनकी बैटल काफी मस्त थी। ऑल्दो प्लॉट में इसका बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन बैटल अच्छी थी तो भैया बोलना पड़ेगा। ये बैटल सब मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियोस में अच्छे से बताऊंगा, इसमें नहीं, ठीक है? ऐसे ही ये वीडियो बहुत लंबी है। मूविंग ऑन, अब जो अगले योकाई की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है रेको काशिमा और इसे स्लिट माउथ वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां मैं आपको बता दूं कि रेको काशिमा को आज तक प्रॉपरली कोई डिफीट नहीं कर पाया है और कई लोगों का मानना है कि काशिमा यानी रेको काशिमा इस पूरे डैंडेरैन यूनिवर्स में अब तक की स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। इन योकाई की वजह से ही एलियंस पृथ्वी पे आके हमला नहीं करते, क्योंकि आपको पता है डैंडेरैन यूनिवर्स में एलियंस भी है जो कि ह्यूमन से काफी ज्यादा एडवांस्ड हैं। तो वो ह्यूमंस पे हमला क्यों नहीं करते? इन्हीं योकाई की वजह से। वो लोग योकाई से डरते हैं जो कि अर्थ पे है। कमिंग बैक टू रेको, ये एक योकाई है जो पहले कामिकोशी सिटी के एक रूइंड एरिया में रहती थी। मोमो के हाथों हारने के बाद, मतलब हारना नहीं कहेंगे, मोमो काइंड ऑफ उसको ट्रिक करके भाग गई थी। स्टिल मोमो से ट्रिक हो जाने के बाद रेको ठान लेती है कि भैया मैं मोमो से बदला लेगी। लेकिन जब वो मोमो और ओकारुन का रिश्ता देखती है ना तो उसके मन से बदले का भाव निकल जाता है। अब रेको की पास्ट लाइफ के बारे में हमें अब तक मांगा में बताया नहीं गया है, एटलीस्ट जहां तक मैं पढ़ा हूं वहां तक नहीं बताया गया है। बट हाँ, ये एक जापानीज अर्बन लेजेंड कुचिसाके ओना से जरूर रिजेंबल करती है। अब मत पूछना कुचिसाके ओना कौन है, हॉन्टिंग ट्यूब पे मैंने बड़े अच्छे से उसके अर्बन लेजेंड को एक्सप्लेन किया है। लिंक विंक नहीं दूंगा वीडियो का, खुद से टाइप करके गूगल में खोज लेना। वैसे यहाँ रेको की कहानी में कोई उसका एक प्यार था और वो एयरप्लेन बॉम्बिंग अटैक की विक्टिम है जो कि कुचिसाके ओना की स्टोरी से बहुत ही डिफरेंट है। अब रेको के सामने पोमेड मत कहना मित्रों। क्यों मत कहना ये मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट्स में तुम लोग मुझे बताओ, ठीक है? कभी कभी तुम लोग का भी टेस्ट लेता हूं मैं। नाउ पावर्स की बात की जाए तो ये मिरर से खुद को प्रोजेक्ट करके अटैक करती है, देन मिरर में किसी को इंप्रिजन कर लेगी, मिरर से सर्विलेंस करेगी, ओवरऑल मिरर से ही सब कुछ करती है। मतलब अगर रेको की आप मिरर चुरा लोगे तो कहीं ना कहीं आप उसको
को लिमिट कर दोगे। वैसे क्या मैंने आपको बताया कि रेको किसी की भी आवाज की नकल कर सकती है अपने विक्टिम को फंसाने के लिए, एंड शी कैन डू हार्ट रीडिंग एज वेल। अब भले सुनने में रेको की पावर चुन्नू मुन्नू सी लग रही है, लेकिन भैया वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कभी मैं तुम्हें पूरी स्पेस ग्लोबलिस्ट आर्क एक्सप्लेन करूंगा ना, तब तुमको रेको की असली ताकत पता चलेगी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट योकाई है ओनबुसुमन, जिसका नाम है माई कावाबांगा। जब माई जिंदा थी तो वो एक बहुत ही प्यारी खुश मिजाज छोटी सी लड़की थी। उसका सपना था एक आइडल बनने का और वो इस मकसद के लिए कमिटेड थी। इनफैक्ट कभी कभी तो वो रिन और अपनी दोस्तों के साथ प्रैक्टिस भी करती। इसके अलावा जब लोग उसके सपने को हल्की नजर से देखते, मतलब दुत्कारते, तो ये बात उसे पसंद नहीं आता। जब रिन ने उसके आइडल बनने के सपने पे शक किया और कहा कि इसमें ज्यादा वजन नहीं लगता, दम नहीं है, तब माई उसे धोखेबाज कह के उसे दोस्ती तोड़ ली थी। लेकिन बाद में जब उसने जाना कि रिन ने ये बात अपनी मुश्किल जिंदगी और अपनी दादी की देखभाल करने की वजह से कही थी, तो माई को दुख महसूस हुआ और उसने दिल से उससे माफी मांगने का फैसला किया। अब माई की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, जिसके बाद वो ओनबुसुमन फॉर्म में वापस आई। वो लिटरली इस फॉर्म में फंस गई थी और इस फॉर्म से मुक्ति भी उसे मिल जाती है, जिसके बाद माई चुनती है कि वो रिन के साथ एज ए गार्डियन स्पिरिट रहेगी। और ऑफ कोर्स यहाँ वो अपने सिंगिंग टैलेंट्स का इस्तेमाल करके एक आइडल बनने की भी कोशिश कर सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैंने जितने भी स्पिरिट्स आपको बताए हैं, उन सब में सबसे वीक माई वाली ही है। नाउ द नेक्स्ट वन इज फेरी टेल कार्ड, एंड दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन। तो किसी अननोन टाइम पे फेरी टेल कार्ड को किसी अननोन वजह से दानमानरा में सील कर दिया गया। दानमानरा, या जो भी प्रोनाउंसिएशन है, DANMARA, आई गेस ये एक काइंड ऑफ कर्स्ड ट्रंक है जिसके अंदर ये सील्ड है। अब फेरी टेल कार्ड खुद को इस सील से आजाद नहीं कर सकता और इसीलिए वो ह्यूमंस को इंट्रैप करने लगा। उसने दानमानरा के अंदर अपनी ही एक दुनिया बनाई और इस कर्स्ड ट्रंक को काइंड ऑफ पोर्टल बना दिया। इससे जो भी उस ट्रंक को छुएगा उसकी दुनिया में चला जाएगा। यूजुअली ह्यूमंस ही जाते हैं, फंसते हैं और फिर उसका काम करते हैं। फेरी टेल कार्ड किसी भी ह्यूमन को कंट्रोल कर सकता है, स्पेशली अगर कोई उसे सुन ले या देख ले तो। इनफैक्ट उसने उंजी तक को कंट्रोल कर लिया था और वहां पे टोटल डिस्ट्रक्शन कॉज किया था। अब आप पूछोगे उंजी कौन? वेल, बताऊंगा इसी वीडियो में। लास्ट वाली स्पिरिट उंजी पे ही बेस्ड है, पता चल जाएगा आपको। खैर आगे ओकारून, सर्पोयन और एक पुलिस इंस्पेक्टर मिलके उंजी को हराते हैं। देन जब उंजी फेरी टेल कार्ड के कंट्रोल से आजाद होता है तो उसके बाद बाहर से भी आउटर हेल्प आती है और सब कर्स विकट ट्रंक से बाहर आ जाते हैं। वैसे टर्बो, ग्रैनी और मोमो पहले फंस जाती है, लेकिन वो भी बाहर निकलती हैं। ऑल्दो इस पूरे प्रोसेस में मोमो की साइज श्रिंक हो जाती है मित्रों। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, लिटरली वो टर्बो ग्रैनी वाली जो कैट है ना, उससे भी साइज में छोटी हो गई थी। देन फेरी टेल कार्ड को हरा दिया जाता है बाय ए कैरेक्टर और वो उसकी पावर्स भी लेता है। वैसे इस सब पे मैं मांगा एक्सप्लेनेशन के दौरान डिटेल में बात करूंगा, अभी बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि यहां मेरा काम है सिर्फ स्पिरिट्स को बताना, उनके पावर्स को, इससे ज्यादा नहीं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं लास्ट स्पिरिट के ऊपर, जिसका नाम है अम्ब्रेला बॉय और रियल नेम फुताजुमा। टर्बो ग्रैनी के हिसाब से फुताजुमा एक बहुत ही स्वीट सा योकाई है, लेकिन अगर किसी ने उसे चैलेंज किया तो भैया उसका एक अलग रूप दिखता है। फुताजुमा की बैक स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब वो छोटा था तो उसके पेरेंट्स उसे एक अम्ब्रेला और रेन बूट्स दिए। तो एक रेनी डे पे जब फूता बाहर घूम रहा होता है तो उसके हाथ से अम्ब्रेला रिवर के बाजू में गिरता है, एंड देन जब वो अम्ब्रेला लेने जाता है तो वो भी रिवर में गिर जाता है एंड RIP इन पीस हो जाता है। देन कई सालों बाद उसी रिवर में एक दूसरा बच्चा गिरता है और उस बच्चे को बचाने फूता का एल्डर ब्रदर उंजी आता है। अब समझे उंजी कौन है? एंड देन उस पॉइंट पे ये योकाई फूता अपनी पावर्स उंजी को देता है, यानी कि उंजी बन गया है अम्ब्रेला बॉय विद द पावर्स ऑफ फूता, जो भी आप कहना चाहो। नाउ पावर्स की बात की जाए तो अम्ब्रेला बॉय के पास उड़ने की पावर है और अम्ब्रेला से शॉक वेव्स भी निकाल सकता है। और इसी के साथ हमने उन सारे स्पिरिट्स को एक्सप्लेन कर दिया है जो कि अब तक डैन के मांगा के अंदर हम देख पाए हैं। वैसे ध्यान रखना कि मैं पूरा अपडेटेड नहीं हूं, मेरे लिए कुछ 20-25 चैप्टर्स अभी बाकी हैं, तो वहां अगर कोई नई स्पिरिट आ गई है या कुछ नया इन्फो आ गया है तो आई एम रियली सॉरी, मेरे ऊपर चढ़ मत जाना। अब ये तो हो गई स्पिरिट्स की बात, लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर एलियंस भी हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा। स्पिरिट्स ज्यादा तो एक्चुअली एलियंस हैं, तो भैया उस पे भी एक वीडियो बनती है, लेकिन वो वीडियो कब आएगी बताया मैंने आपको, जब आप इस वीडियो पे 15 के लाइक्स और 1 के कमेंट्स पूरा करेंगे। तो फटाफट लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करके उनसे भी लाइक करवाओ और चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।